सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू YSIS। स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम अपने इस वीडियो में CDS एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि सिलेबस हो गया, आपका बुक लिस्ट हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी सी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए CDS है क्या। CDS आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, दैट इज़ इसमें 3 सर्विसेज रहती हैं आपकी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अपने इस आगे के हम वीडियो में सिलेबस, बुक लिस्ट और बाकी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले देखिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विस को कंडक्ट कौन करवाता है इस एग्ज़ाम को। तो इस एग्ज़ाम को आपका UPSC, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाता है। और इस साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ठीक है ना। और आपको रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ पर मिलती है CDS के एग्ज़ाम के थ्रू। तो आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होगी, इंडियन नेवल अकेडमी हो गई, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी हो गई। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आपको आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, जहाँ पे भी आपने अपना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे प्रेफरेंस दिया होगा, वहाँ पर आपको आपकी रिक्रूटमेंट दे दी जाएगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, CDS एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, इंडियन सिटीज़न आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 19 से 24 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास एक बैचलर डिग्री यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप फाइनल सेमेस्टर में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आपको स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है कि अगर आपकी 12th जो है वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आपका 10+2 लेवल पर होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी एयरफोर्स के लिए हो गई। जैसे कि होते हैं ना, कोई आर्ट्स के स्टूडेंट है, कोई ह्यूमैनिटीज़ का है, किसी के पास कॉमर्स थी, या फिर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो वो फिर एयरफोर्स अकेडमी को अपना प्रेफरेंस नहीं दे सकता। वो सिर्फ फिर आर्मी के लिए ही एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। और अगर नेवी की बात करूँ तो नेवी में आपका स्पेसिफिकली BTech होनी चाहिए, ठीक है ना। इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, टोटल आपके 300 क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है ना। 3 सेक्शंस होते हैं, 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका इंग्लिश का रहता है, फिर मैथमेटिक्स का रहेगा, फिर आपका तीसरा पेपर जनरल अवेयरनेस का रहता है। इंग्लिश के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो 120 क्वेश्चंस आते हैं आपके 100 मार्क्स के, ठीक है ना। तो 0.83 मार्क का आपका एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहती है। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में क्या था, 0.83 का था एक क्वेश्चन, बट मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क के हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा, ठीक है ना। सेम जनरल अवेयरनेस में भी आपका रहता है जैसा कि इंग्लिश में था। आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के, यानी इसका भी एक क्वेश्चन जो है वो 0.83 का होगा, ठीक है ना। कितना, 0.83 का रहता है, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग तीनों पेपर्स में होती है, दैट इज़ 1/3, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न और एग्ज़ाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो गया। अब इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि स्पेसिफिकली तीनों का जो सेक्शन रहते हैं उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपको ग्रामर रहेगी आपके एग्ज़ाम में, आपको वोकेबलरी होगी आपकी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये सारी सी चीज़ें, ये सारी सी क्वेश्चंस इस टाइप के आपको पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है ना। स्पेशली ये आपका इंग्लिश का था। अब जनरल नॉलेज का देख लेते हैं, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस का। इसमें आपके देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए, आपको करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ये सारे से सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस के एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, पर्सनालिटीज़ हो गई, न्यूज़पेपर्स को आप रेफ़र कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये सारे करंट इवेंट्स हैं। और UPSC के एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है वो करंट अफेयर्स पर कितना ज़्यादा फोकस करके एग्ज़ाम को क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर्स पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो बेसिक जनरल अवेयरनेस है, जैसे कि आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये
इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है, तभी आप करंट अफेयर से उनको एसोसिएट कर पाओगे। मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का आपका जो सिलेबस रहता है वो सबसे पहले आपको अर्थमेटिक आपके पेपर में मिल जाएगा, एलजेब्रा आता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्योमेट्री हो गई, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई। इसमें हाँ सीडीएस के एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, सीडीएस के एग्ज़ाम में आपकी रीजनिंग नहीं आती है। आपकी मैथ एफकेट का अगर मैं एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो हाँ आपको एफकेट के एग्ज़ाम में रीजनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, बट सीडीएस के एग्ज़ाम में आपकी रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है ना। ये सारे से बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अर्थमेटिक के अंदर जैसे कि आपके कई सारे से चैप्टर्स होते हैं, एलजेब्रा के अंदर आपके कई सारे से मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आपकी कई सारी सी यूनिट्स रहती हैं, ज्योमेट्री के अंदर भी रहती हैं, तो वो सारी सी आपको अच्छे से करके जानी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में। देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको पाथ फाइंडर अगर आप लेना चाहें, बट ये थोड़ी सी बल्कि बुक रहती है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको प्रेफर बहुत कम करते हैं, मतलब जिन लोग के पास टाइम नहीं होता है वो इसको प्रेफर नहीं करते हैं। बट अभी देखिए आपको आपका नेक्स्ट ईयर होना है सीडीएस का एग्ज़ाम, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, तो एट दैट टाइम तक तो अभी आपके पास है इतना समय कि हाँ आप कवर कर पाओ, क्योंकि मोर देन 6 मंथ्स हैं अभी आपके पास। तो अगर आप अभी पाथ फाइंडर को करना शुरू करते हैं या फिर अभी उसको लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो वो मुझे लगता है कि हाँ हो जाएगी आपकी, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। ये अरिहंत एक्सपर्ट्स की तरफ से पब्लिश्ड बुक है, तो ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसको लेने के बाद। प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज सॉल्व पेपर्स सीडीएस के आते हैं, अरिहंत एक्सपर्ट्स के ही बुक रहती है ये, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए कि किस तरीके से और किन किन टॉपिक्स पर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर किस यूनिट से उन्होंने कितना पूछा है, ये सारी से एनालिसिस देखने के लिए आप उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको सीडीएस के पिछले 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको एक जगह पर कंपाइल्ड मिल जाएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज फॉर्म में। तो आपको 10 जगह पर 10 या फिर 10 बुक्स को ख़रीदने का लोड आपके ऊपर से वो हट जाएगा, आपको एक ही जगह पर वो कंपाइल करके दे देते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बुक के बारे में। तो देखिए मैथमेटिक्स है RS अग्रवाल सर की, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी ले सकते हैं, 10 ईयर वाली भी आप ले सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज, दोनों में आपको एक ही कंटेंट मिलेगा, बट जो चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज जो बुक रहती है वहाँ पर आपको टॉपिक स्पेसिफिकली आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वहीं सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10 ईयर्स में आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आप मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। दिशा एक्सपर्ट की जो बुक आती है वो आप मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो मॉक टेस्ट देने के लिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप SP बख्शी सर की बुक रहती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, आपको CDS के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस बुक से। कई सारे ऐसे लोग नीतू मैम की जो बुक रहती है उसको भी रेफ़र करते हैं, बट नीतू मैम का ना थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, तो मैं आपको उस बुक को रेफ़र करने के लिए थोड़ा सा मना करूँगा, क्योंकि आपको टाइम भी अपना सेव करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को क्रैक ही तो करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो आपको भी पता है किसी से नहीं होते हैं सारे क्वेश्चंस, आपको सिर्फ क्रैक करना है। तो आप SP बख्शी सर की जो बुक है इससे भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वो फिर बहुत ज़्यादा बल्कि बुक हो जाती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, उतना फिर आपको रिवाइज करने में और बार बार उसको मल्टीपल टाइम से रीड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप SP बख्शी सर की जो बुक है उसको रेफ़र कर सकते हैं, अच्छी बुक है और आपको यहाँ से कई सारे से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम टिप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए CDS को एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए आपको एक अच्छे से एक शेड्यूल्ड में एक स्टडी प्लान करनी पड़ेगी, एक शेड्यूल स्टडी आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ लिए और कल नहीं पढ़ रहे हैं आप, या फिर आज 10 घंटे पढ़ लिए या फिर 10 दिन 15 घंटे पढ़ लिए फिर 16वें दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वैसे नहीं करना है। आपको कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है, एक लंबे समय तक आपको पढ़ना है, अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करना है, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए आप अच्छा खासा टाइम देना है, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट देना है। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर को भी आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आ पाएगी, और फिर आपको एग्ज़ाम टाइम में जब आप हॉल में एंट्री लोगे तो वहाँ पर आपका मोटिवेशन हाई रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं अच्छे से करके जाओगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना।
इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से करना, एक बार देख कर ज़रूर जाना, फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको इस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, एक अच्छा खासा एक टाइम मैनेजमेंट, एक शेड्यूल्ड प्लान, एक अच्छे से एक स्टडी आपको प्लानिंग करके करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम में अच्छा फोकस कर पाएंगे। आपको शांत रहना है और फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है इस एग्ज़ाम में, अगर आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ये एग्ज़ाम टिप्स के बारे में हो गया। हाउस द जोश, हाय सर। करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, CDS का जो एग्ज़ाम है वो आपका इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों में आपको रिक्रूटमेंट देता है। तो आपके लिए ये क्या है, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, आप आर्मी में भी जा सकते हैं। मेयरली कुछ ही ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर जो आपको मल्टीपल रिक्रूटमेंट या फिर मल्टीपल एजेंसीज़ में आपको रिक्रूटमेंट देते हैं। उनमें से ही एक आपका CDS एग्ज़ाम भी है, जो कि मतलब एक ही एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करने के लिए आपको अलाउ कर देता है, ठीक है ना। वरना कई सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं वो आपको एक स्पेसिफिक जॉब ही देंगे आपको एक एग्ज़ाम से। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं आप और आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर पाएँ, तो वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, CDS में आपको नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन तीनों में आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है, किसी में भी, किसी एक में भी आप जिसका में आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ एग्ज़ाम में अच्छी खासी हैं, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना, जब आप सर्विसेज के आप ऑफिसर बन जाएंगे ना, तब आपको एक पर्सनल और प्रोफेशनल एक आपकी ग्रोथ हो जाएगी इस एग्ज़ाम से। ट्रेनिंग करने के बाद जब ऑफिसर बनकर जब आप जाएंगे ना, तो आप अलग ही दिखोगे कि हाँ, एक ऑफिसर है आर्म्ड फोर्सेस का। अगर आपने देखा भी होगा कहीं बाहर, आपने अगर देखे होंगे या फिर इंटरव्यूज़ में आपने देखे होंगे, तो आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो लगते ना अलग ही दिखते हैं कि हाँ भाई जेंटलमैन हैं। तो वैसी ही पर्सनालिटी आपको मिलेगी इस एग्ज़ाम के बाद जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे ना तब। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के कि किस तरीके से करना है। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज़ द एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी? तो देखिए, साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है CDS, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये अप्रैल या मई के मंथ में पहला एग्ज़ाम, और दूसरी बार जब ये कंडक्ट करवाया जाता है तो ये अगस्त या फिर सितंबर के मंथ में, ठीक है ना। और एग्ज़ाम कंडक्ट होने से 3 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग का आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऑलमोस्ट दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर वो जनवरी तक आपका चलेगा, उसके बाद आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। 3 महीने के गैप पर ये चीज़ें रहती हैं, ओके। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। इज़ इट टफर देन CAPF? तो नहीं, देखिए, CAPF से ये टफ़ नहीं होता है। अगर मैं रिटन एग्ज़ाम की बात करूँ खाली, तो रिटन एग्ज़ाम आपका CAPF का टफ़ रहता है, CDS का आपका उतना टफ़ नहीं रहता है, ठीक है ना। सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो जी हाँ, आपको ट्रेनिंग पर सैलरी दी जाती है, 56,000 आपको सैलरी दी जाती है ट्रेनिंग के टाइम पर, ठीक है ना। जब आपकी ट्रेनिंग होगी ना, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो वहाँ पर जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे IMA या फिर INA में या फिर AFE में, ठीक है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी, आप जहाँ पर भी जाओगे अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग में आपको 56,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। व्हाट इट टेक्स टू क्रैक इट इन दी फर्स्ट अटैम्प्ट? देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको एक प्लान्ड स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में निकाल लो या 4 महीने में, फिर वो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकल पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, अभी आपके पास है टाइम, मिनिमम आपके पास 6 to 7 मंथ हैं। इन मंथ्स में यहाँ आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर आपको थोड़ा सा शेड्यूल्ड और एक प्लान स्टडी और एक अच्छे से टाइम टेबल सेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स पर डे आपको देने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तभी आपका अच्छे मार्क्स के साथ ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा, ठीक है ना। हाउ टू स्टार्ट दी प्रिपरेशन? देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि इस एग्ज़ाम को UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप एक बार बेसिक NCERTs को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस
कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के वहाँ से आपको मिल जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपको हेल्प हो जाएगी। 10 to 15 क्वेश्चन या 15 to 20 कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं आपको जीएस के पेपर में। तो हाँ, एक बार आप एनसीईआरटीज़ को रेफ़र कर लें, उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपका बेस भी अच्छा होगा और आप सिलेबस को अच्छे से समझ भी पाएंगे और अच्छे से इस एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। मिनिमम मंथ्स टू क्रैक इट, देखिए हाँ, मिनिमम मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 मंथ्स मिनिमम है, इससे कम में आपका हो सकता है, बट चांसेस आपके बहुत बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आपके पास फिर सिलेबस कंप्लीट करने में और रिवीजन के लिए, फिर मॉक टेस्ट के लिए आपके पास फिर टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए मिनिमम आपके पास 5 महीने तो होने ही चाहिए, ताकि आप 3 महीने में अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। मैं उन बच्चों के लिए 5 महीने ये बात कह रहा हूँ जिनके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं, अब बिल्कुल ही नूब हैं, जो भाई जैसे 12th क्लास में जिनके पास भाई पीसीएम तो थी, बट उन्होंने ग्रेजुएशन भी उन्होंने बीएससी से की है या फिर साइंस स्ट्रीम से की है, बीटेक की है, उनको जीएस में कुछ नहीं आता है, उनको कुछ भी नहीं पता हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में, तो उनको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको स्ट्रगल करने की बहुत वो पड़ जाएगी उनको ज़रूरत। तो जो बिल्कुल ही नूब हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता है कि जीएस में क्या है क्या नहीं है, तो उनके लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। बट हाँ, अगर आपको बेसिक्स पता हैं सीडीएस के, या फिर आपने कोई और एग्ज़ाम दे रखे हैं, आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, तो हाँ, आप फिर 5 महीने में इस एग्ज़ाम को ईजिली निकाल सकते हो, 4 to 5 मंथ्स में, ठीक है ना। कैन वी प्रिपेयर फॉर बोथ CDS एंड CAPF साइमल्टेनियसली? यस, यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ CDS एंड CAPF साइमल्टेनियसली। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों एग्ज़ाम को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आपको CAPF के लिए आपको फिर एसेज, कॉम्प्रिहेंशंस, ये आपको अलग से थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश का इसमें ना CAPF में एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक अच्छे से प्रिपरेशन, एक अलग से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और फिर आपको मिनिमम 6 to 7 मंथ्स इस एग्ज़ाम को अच्छे से देने पड़ेंगे अगर आप दोनों एग्ज़ाम के लिए एक साथ प्रिपरेशन करते हैं तो। क्योंकि देखिए जीएस आपका लगभग दोनों का सेम ही रहता है, बट CAPF में थोड़े से आपसे एडवांस लेवल पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली आप पढ़ तो वही रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो CAPF भी आपका हो ही जाएगा। बट CAPF में आपको फिर जो पेपर 2 रहता है रिटन वाला, उसके लिए आपको एक अलग से एक स्ट्रेटजी, एक प्लान स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप उस पेपर 2 को निकाल पाएंगे। तो हाँ, दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट एक शेड्यूल और एक प्लान स्टडी के साथ ही। ऐसा नहीं है कि CDS के लिए अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो CAPF की रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर लोगे तो नहीं हो पाएंगी वो, क्योंकि CAPF का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल पर रहते हैं CDS के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आप CAPF के लिए और CDS दोनों के लिए देना चाहते हैं तो, ठीक है। नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग एंड रिजल्ट, तो देखिए हाँ, नोटिफिकेशन आपका एक तो दिसंबर में आ जाता है, और दूसरा अगर नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो जो सितंबर में एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन आपको लगभग जून जुलाई में देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट मई या जून में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो अप्रैल वाला जो CDS का एग्ज़ाम रहता है उसका फॉर्म आपको मिल जाएगा दिसंबर में, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग के बारे में बात हो गया। अब रिज़ल्ट, तो देखिए रिज़ल्ट आपका 25 to 30 डेज़ में आ जाता है, ठीक है ना। 25 to 30 डेज़ में आपको इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर एक PDF UPSC के द्वारा जनरेट करी जाती है, जिसमें आपका नाम मेरे उसमें होना चाहिए, फिर आपको इंटरव्यू के लिए, दैट इज़ SSB के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए विदा लेते हैं आपसे, यहीं मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। हमको फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, ठीक है। आप हमको मेल भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, हम सारे से कमेंट्स के आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है, कोई भी डाउट है आपका CDS एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, CAPF हो गया आपका, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो गया, आप कमेंट तो करिए हमको, एक बार अपने डाउट्स को कमेंट करना स्टार्ट करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए सब में, तभी आप हमको भी मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में। क्योंकि देखिए आपको यूट्यूब पर इतना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको ये सारी चीज़ें आपको फ़ीस देकर एक पेड बैच लेना पड़ेगा, तब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, बट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा।
अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप हमसे गाइडेंस चाहते हैं कि हम आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करें तो आप हमको इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वाइस सर ने एक ग्रुप आपके लिए बना रखा है जिसमें वो कई सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सर आपको गाइड करें आपकी इस जर्नी में यूपीएससी की, तो आप इस नंबर पर और इस ईमेल पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं, तो वहाँ भी आप एक बार हमको फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।